दिया और लड़की ने पान लेकर के खा लिया, लड़की ने कंघा दे दिया लड़के को और उसने लड़के ने बाल में खोस लिया कंघा, तो दोनों वहां से भाग जाएंगे। जबकि ये सब कुछ भी नहीं होता। आप अनेक वर्षों के भगोरिया पर्व का इतिहास उठा करके देख ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पता कि माछलियाँ घाट उतरते ही तीर कमान वाले लोग खड़े रहते हैं, गोफन से पत्थर फेंक करके मार डालते हैं, आपको लूट लेते हैं। बोले हम बिल्कुल ठेठ फालियों तक गए। हमको इंदौर की कॉलोनियों में डर लगता है कि कोई गुंडा छेड़ देगा, लेकिन वहां जाने के बाद हमको एक क्षण के लिए ऐसा नहीं लगा। हमको ऐसा लगता था कि चारों तरफ हमारी सुरक्षा का एक कवच चल रहा है। हमारे यहाँ का एक बड़ा पर्व भगोरिया पर्व है। तमिलनाडु का व्यक्ति जब भगोरिया देखने के लिए आया तो उसने गूगल पर सर्च किया, जैसा आपने कहा कि नई पीढ़ी के लोग ही नहीं, पुरानी पीढ़ी के लोग भी सर्च करते रहते हैं, मेरे जैसे लोग भी। तो जैसे ही उन्होंने भगोरिया सर्च किया तो गूगल पर लिखा हुआ था कि ये तो प्रेम का पर्व है। यहाँ इस मेले को, इस उत्सव को, इस पर्व को मनाने का काम क्या है, तो लड़कियां भगा करके ले जाओ। अब ये इतनी विकृत सोच समाज की है। आप हम सब तो लगातार झाबुआ भी जाते रहे, अलीराजपुर जाते रहे, वो समाज चरित्र को लेकर इतना दृढ़ और इतना कठोर है कि वहाँ पर भी चारित्रिक स्खलन के लिए इंच मात्र जगह नहीं है। अमन जी, आपके हमारे यहाँ पर जिसको हम तथाकथित सभ्य समाज कहते हैं, पढ़ा लिखा समाज कहते हैं, वहाँ तो ये सब चीज़ें स्वीकार्य है। लेकिन उस समाज में अगर चारित्रिक स्खलन होता है, अगर कोई व्यक्ति, आपने कभी सुना है कि वहाँ पर बलात्कार जैसी दुर्घटना होती हो? ये सब तथाकथित पढ़े लिखे समाज में हो रहा है, जनजातीय समाज में कभी नहीं होता है। अगर वहाँ हो गया तो वहाँ का समाज सक्षम है, उस व्यक्ति को ऐसा दंड देता है कि आने वाली 7 पुश्तें कभी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। तो ये उनकी अपनी एक संस्कार परंपरा है। लेकिन उस भगोरिया पर्व को लेकर के, भगोरिया पर्व दरअसल वसंत उत्सव है। अच्छा, हमारे यहाँ पर वसंत पर्व होता है, उसका समय काल वो भी वही है। और वो सब लोग अपनी उस चारित्रिक उदात्तता के साथ वहाँ पर, यानी आपको आश्चर्य लगेगा इतनी भ्रांतियाँ उस भगोरिया पर्व को लेकर के फैला दी गई। इन्हें मुझे कई बार हंसी भी आती है, और जनजातीय समाज विरोध नहीं करता, उनको पता भी नहीं है कि हमारे बारे में शेष समाज क्या सोच रहा है, क्या अफवाहें फैला रहा है। हमें स्कूल में तो तब कहते थे कि पान जिस लड़के को भेंट कर दे उसको भगा के ले जाना है। भगोरिया का एक लड़के ने पान दिया और लड़की ने पान लेकर के खा लिया, लड़की ने कंघा दे दिया लड़के को और उसने, लड़के ने बाल में खोस लिया कंघा, तो दोनों वहां से भाग जाएंगे। जबकि ये सब कुछ भी नहीं होता। आप अनेक वर्षों के भगोरिया पर्व का इतिहास उठा करके देख ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर बड़े सामान्य ढंग से उनकी अपनी एक मान्यता है, परंपरा है, उनकी अपनी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं से वो विवाह तय करते हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो वर चुनते हैं, वधु चुनते हैं, विधिवत विवाह होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं है। कन्या को ले जाना, लेकिन उसके अपने तरीके हैं। ये भगोरिया पर्व उसका प्लेटफार्म नहीं है। कुल मिलाकर के ये जो है। अच्छा, फिर जनजातियों की जो परंपराएं, जैसे मैं कई बार बातचीत करता हूँ, आप जैसे युवा मित्रों से बात करते हुए मैं कहता हूँ, जनजातियों में जो घोटुल परंपरा है, आप देखिए कि कम्युनिटी सेंटर तैयार किया जाता है और उस कम्युनिटी सेंटर में टीन एज के बच्चों को छोड़ दिया जाता है, जिसको आप तथाकथित टीन एज कहते हैं। आज स्थितियां हमारे समाज की कितनी खराब है कि हमारे यहाँ पर जो टीनेजर बच्चा है, वो अगर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर ले, वो हमारा बेटा हो या बेटी हो, वो बंद करके अगर कंप्यूटर पर इंटरनेट चला रहा है या मोबाइल पर रील्स भी देख रहा है, तो माता पिता का प्राइवेसी में जो है वो धड़कन हमेशा बढ़ी रहती है कि हमारे बच्चे पता नहीं क्या देख रहे होंगे, और बच्चे वो सब देखते भी हैं। इस विकृत समाज के बीच में आप घोटुल परंपरा की उदात्तता की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये इस सभ्य समाज में हो सकता है। वो सारे टीनेजर्स बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों, उस घर में रहते हैं, घोटुल में रहते हैं, और घोटुल में रह कर के उनको केवल एक वयोवृद्ध अनुभव संपन्न व्यक्ति उनकी मॉनिटरिंग करता है, केवल एक व्यक्ति। और आप सोचिए कि 25-30 लड़के लड़कियां एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, वो अपने घरों में अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, वो अनुभव ग्रहण कर रहे हैं एक साथ यहाँ पर। और उनको ये सिखाया जाता है, स्पर्श से उनको कोई उत्तेजना अनुभव नहीं होती है। आज हमारा जो तथाकथित कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, वो तो प्रयासपूर्वक बेटियों को छूने का प्रयास करता है, इतनी वल्गरिटी समाज में आई हुई है। उसके बीच में जनजातीय समाज के युवा इतने निरापद हो जाते हैं उस घोटुल में रह कर के कि वो एक दूसरे को सायास शारीरिक आकर्षण के कारण छूते भी नहीं। और अगर काम के बीच में वो झाड़ू भी लगाते हैं, वहाँ पर लीपते भी हैं, भोजन भी बनाते हैं साथ में, जिसको आप आजकल की पब संस्कृति कहते हैं ना, आपकी पार्टियों में तो विकृति ही विकृति भरी पड़ी है, जहर ही जहर, विष ही विष है।
मनोवैज्ञानिक, वहाँ पर इतने उन्मुक्त भाव से वो लोग मांदल बजाते हैं, नाचते हैं, लेकिन किसी का एक दूसरे के प्रति दैहिक आकर्षण नहीं होता। जिस नियमन की, जिस संयम की बात भारत देश करता है, ये बुद्ध और महावीर का देश है, ये शंकराचार्य का देश है। 6 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने वाले लोग हमारे यहाँ हुए हैं। तो महावीर बुद्ध का संदेश हमने ग्रहण किया है और इसलिए इस नियमन संयमन को वो जनजातीय समाज निर्वाह कर रहा है। अब वहाँ से जो साहित्य निकलेगा, उस साहित्य को क्या शेष समाज समझ पाएगा क्या, या शेष समाज केवल सुन करके लिख देगा तो उस भाव को अनुभव कर पाएगा क्या? तो कहने का तात्पर्य केवल इतना कि हम सब लोग इस बात को अनुभव करें कि चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे वो घुमंतु समाज हो, है ना, या चाहे वो अनुसूचित जाति की परंपराओं पर केंद्रित साहित्य हो जिसको दलित विमर्श कहा जा रहा है, उनकी मान्यताओं को अपमानित करना केवल यही दलित विमर्श नहीं है। आप कहते हो कि अरे देवता के रूप में तुम तो ठूंठ को पूजा कर रहे हो। अरे भाई, ये जनजातीय समाज वृक्षों की पूजा करता है और उस वृक्ष की तब तक पूजा करता है जब तक वो हरा बना रहता है, लेकिन जब उसके पत्ते विदा हो जाते हैं, जब उसकी डालियां विदा हो जाती है, तब भी देवता के रूप में उसको पूजता रहता है कि ये जो सूखा ठूंठ है ये भी हमारे लिए एक हरे वृक्ष के समान पूज्य है। वो जब एक देव स्थान विकसित करते हैं जनजाति के लोग, मैं देख करके आया, वो क्या करते हैं, जिस सूखे ठूंठ की पूजा वो कर रहे थे उसी प्रजाति के शेष और वृक्ष लगाना प्रारंभ कर देते हैं, पौधे लगाना प्रारंभ करते हैं, वहाँ पर एक सघन वन तैयार हो जाता है। ये जनजाति करती है। हम लोगों ने कई बार परंपराएं देखी है कि छोटे छोटे गड्ढे खोद करके जल के संरक्षण का काम कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम जो होता है, चाहे वो पर्यावरण के हित में हो, संस्कृति के हित में हो, संस्कार के हित में हो, ये हमारी जनजातियों का दरअसल शक्ति है और उस शक्ति को प्रकट करना ये वास्तव में सही अर्थों में दलित विमर्श है कि उनका साहित्य, उनकी परंपराएं शेष समाज के पास पहुँचे और पूरा समाज जो उनको कहीं ना कहीं ऐसा मान रहा है कि अरे ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनको क्या पता है, उनसे ये समाज सीखे। मैं केवल एक उदाहरण देकर के, क्योंकि उत्तर लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज पता नहीं भावावेश में हम दोनों बातचीत, एक विचार के लोग बैठे, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वर्ष 2000 या 2001 में एक विराट हिंदू संगम संपन्न हुआ था झाबुआ में। उस समय हम लोग सब जनजातीय समाज के बीच में लगातार पहुँचे थे। मैंने भी 1 माह का समय दिया था और वो 1 माह का समय उस समाज के परिवार में रह कर के व्यतीत करना होता था हम लोगों को। तो आपके जैसे युवा मित्र भी उस समय निकले, जो जिनको आप कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां कहते हैं कि युवा मित्र, वो भी समय दे करके, कोई 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। और हम ये करते थे कि इंदौर में वापसी जब उन युवाओं की होती थी तो हम उनके अनुभव कथन के कार्यक्रम शेष समाज के बीच में करवाते थे। तो एक महाविद्यालयीन विद्यार्थी बहन होकर के आई, वो केवल 3 दिन जनजातीय समाज के बीच में रही और उनको कहा कि आप अपना अनुभव कथन सुनाओ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस बिटिया ने खूब रोते रोते अपने अनुभव सुनाए। उसने कहा कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, मुझे बताया जाता था कि माछलियाँ घाट उतरते ही तीर कमान वाले लोग खड़े रहते हैं, गोफन से पत्थर फेंक करके मार डालते हैं, आपको लूट लेते हैं। बोले हम बिल्कुल ठेठ फालियों तक गए। हमको इंदौर की कॉलोनियों में डर लगता है कि कोई गुंडा छेड़ देगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको एक क्षण के लिए ऐसा नहीं लगा। हमको ऐसा लगता था कि चारों तरफ हमारी सुरक्षा का एक कवच चल रहा है। जनजाति के युवा, जनजाति के वृद्ध, जनजाति की महिलाएं, और उससे भी बढ़कर एक करुण दृश्य उस बिटिया ने बताया। उसने कहा कि बहुत भयंकर सर्दी का समय था, वो कार्यक्रम जनवरी में हुआ था और वो दिसंबर में कड़कड़ाती सर्दी के समय में वो पहुँचे। तो जिस परिवार में, जिस झोपड़ी में वो बेटी रुकी थी, उसने कहा कि हम 2 लड़कियां थी और दोनों उस परिवार में रुकी। तो पहले तो थोड़ा सा चिंता हुई कि जनजातीय परिवार में रात्रि विश्राम करना है। हमने देखा कि सारे पुरुष वो स्वतः घर से बाहर हो गए। किसी के पास खाट थी, नहीं थी, ज़मीन पर सोए थे, लेकिन सब बाहर हो गए। वहाँ पर केवल एक माँ और उनके 2-3-4 बच्चे छोटे छोटे से, उसमें नवजात शिशु भी था। हम सब अंदर झोपड़ी में सोए थे, क्योंकि हमको सर्दी लग सकती थी, शहरी लोग थे। उस बिटिया ने बताया कि हुआ ऐसा कि रात्रि में बहुत तीव्र ठंड थी और मुझे जो कंबल नुमा एक ओढ़ाया था, उसमें भी हम दोनों लड़कियां ठिठुर रही थी और पूरी सिकुड़ गई थी, इतनी तेज सर्दी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, टीला, जंगल। तो बोले हम ठिठुर रहे थे, लेकिन उतनी सी भी गर्मी में हमको ऐसा लग रहा था कि ठंड बहुत लग रही है। सुबह उठ कर के जब उस बिटिया ने देखा तो उसको आश्चर्य लगा कि जितने ओढ़ने के वस्त्र थे, गोदड़ियाँ थी, कंबल, चादर नुमा जितनी चीज़ें थी,
वो सब की सब उन दोनों बेटियों पर उस माँ ने डाल दी थी, और वो बच्चे बिना ओढ़े सोए हुए थे। नवजात शिशु। उसमें नवजात शिशु भी था, उस पर केवल एक लुगड़ा डाल रखा था माँ ने अपना। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई हमारे लिए इतना सोच सकता है, कि अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया और हमको उड़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य, ये समाज इतना उदार हृदय समाज है। इन जनजातियों से हमको सीखना चाहिए संवेदना क्या होती है। ये संवेदना दरअसल शेष समाज में अगर आ जाए ना, मैं तो कई बार जब समरसता विमर्श की बात कहता हूँ तो मुझे लगता है कि हम सब जिसको आप कहते हो कि जनजातीय समाज के वनवासी, हम सब वनवासी हो जाएं। हम दरअसल शहरवासी होकर के विकृत हो गए। हम सब वनवासी हो जाएं, उनकी परंपराओं को, उनकी मान्यताओं को समझने का प्रयास करें, उनके उस उदात्त चरित्र को हम भी अंगीकार करने की कोशिश करें, तो हमारा समाज सभ्य हो जाएगा। हम कौन से सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के साहित्य में भी इन सब बातों को आना चाहिए। संस्मरण से आए, रेखा चित्र से आए, आत्मकथात्मक लेखन से आए, लेकिन ये सब बातें धीरे धीरे साहित्य का हिस्सा बनना चाहिए।